दोनों ताकतें मिलते ही इंद्रा ने सफलतापूर्वक ड्यूल 6 तोमोए रिनेगन को जागृत कर लिया। अब उसे बस 10 टेल्स चाहिए था और वह 6 पाथ्स का पूर्ण स्वरूप बन जाने वाला था। इंद्रा के जाने के बाद ओबीतो भी सेनरा केव पहुंचा और वहां सील किए गए अशुरा को आजाद कर दिया। उसी दौरान अमेगा कुरे में नारुतो को डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ के अंदर मौजूद सभी टेल्ड बीस्ट्स की मान्यता मिल चुकी थी और हर एक से उसे उनकी ताकत का एक हिस्सा भी मिल गया था। इसी के साथ उसने स्वाभाविक रूप से 6 पाथ्स सेज मोड सीख ली, जो इंद्रा को हराने के लिए बेहद जरूरी थी। इसके बाद उसने अपने पिछले जन्म की यादों को टटोलते हुए खुद ही यिन पावर और यांग पावर को नियंत्रित करना सीख लिया। 10 टेल्स का जिनचूरिकी बनने से पहले जो भी शक्ति हासिल की जा सकती थी वो सब उसने पहले ही अपने काबू में कर ली थी। इस बीच गहरे कोमा में पड़ा सास्के अपनी आत्मिक दुनिया में 6 पाथ्स सेज हागोरोमो से मिला। हागोरोमो इस बात से सहमत नहीं था कि नारुतो कागुया को अपना साथी बनाना चाहता है। इसी वजह से उसने यिन और यांग दोनों शक्तियां सास्के को सौंप दी। उसकी उम्मीद थी कि सास्के नारुतो को कागुया के पुनर्जीवन का इरादा छोड़ने के लिए मना लेगा और अगर वो न माने तो इन्हीं शक्तियों से उसे सील कर दे। अंदर ही अंदर उलझा हुआ सास्के आखिरकार ये ताकत स्वीकार कर लेता है। उसी पल नारुतो के पास मौजूद डिमोनिक स्टैच्यू सफेद धुएं के बीच अचानक गायब हो जाता है। इंद्रा की 10 टेल्स को पुनर्जीवित करने की योजना अब औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। नारुतो तुरंत सभी को बुलाकर रणनीति बनाने बैठता है। अब 10 टेल्स के पुनर्जीवन के लिए बस कुरामा के चक्र का एक आखिरी हिस्सा बचा था और यहीं उसने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। उसने मिनातो से कहा कि वो स्वेच्छा से दुश्मन के पास जाकर अपने अंदर मौजूद यिन कुरामा को इंद्रा को दे दे। साथ ही उसने कोनन को तुरंत 5 महान राष्ट्रों में संदेश भिजवाने का आदेश दिया। अगर इन्फिनिट त्सुकुयोमी से बचना है तो फौरन अमेगा कुरे में आकर इकट्ठा हो जाए। अब नारुतो की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। इसी बीच सास्के ने आखिरकार नारुतो का फ्यूचर देखा और जब उसे अमेगा कुरे वापस लाया गया तो होश में आते ही उसने साफ साफ कहा कि वो कागुया के पुनर्जीवन के खिलाफ है। नारुतो समझ गया कि सास्के जरूर 6 पाथ्स ऑफ सेज से मिला है। दोनों ने आखिरकार वैली ऑफ द एंड में मुलाकात की। हालांकि सास्के अब ये जान चुका था कि नारुतो भविष्य से आया है, लेकिन उसका भविष्य अब भी उससे छुपा हुआ था। नारुतो का जवाब सीधा था, वो कागुया को जिंदा करने का इरादा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों के बीच एक बार फिर वैली ऑफ द एंड में जबरदस्त जंग हुई। बट जैसा कि कहते हैं, नो फाइट नो बॉन्ड। आखिरकार सास्के ने मुट्ठी मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा। जैसे ही दोनों की मुट्ठियां टकराईं, पिछले जन्म की यादें बाढ़ की तरह सास्के के दिमाग में घुसने लगीं। अजनबी लेकिन दिल के बेहद करीब लगने वाले सीन एक एक करके उसकी रूह को झकझोरने लगे। उसकी आंखें कांप रही थीं, क्योंकि वो जानता था यादें झूठी हो सकती हैं, लेकिन जज्बात कभी नहीं। अब तक नारुतो ने जो कुछ भी सहा था वो सोचकर ही उसे खुद पर शर्म आने लगी। जब तुम अकेले इतना भारी भविष्य उठाए लड़ रहे थे, तब मैं सिर्फ तुम्हें हराकर अपने ईगो को संतुष्ट करने की सोच रहा था। असल में मैं बुरी तरह हार चुका हूँ। नारुतो ये सब सुनकर पहले हल्का सा मुस्कुराया और फिर बेखुदी में रो पड़ा। उसे समझ आ गया था इस पल से जो सास्के उसके साथ खड़ा है वही उसका असली साथी है, वही सास्के जो वापस लौट आया है। अब तक 5 महान गांवों को अमेगा कुरे से संदेश मिल चुका था। 10 टेल्स, इंद्रा, इन्फिनिट, त्सुकुयोमी, ये शब्द ही सभी को सावधान करने के लिए काफी थे। हर गांव ने अपने अपने तरीके से शिनोबी इकट्ठा करने शुरू कर दिए। इस बीच इंद्रा ने सफलतापूर्वक मिनातो के अंदर मौजूद यिन कुरामा को डिमोनिक स्टैच्यू में सील कर दिया। 10 टेल्स के पुनर्जीवन की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब बस उस खिलने वाले दिन का इंतजार था। हालांकि मिनातो खुद 9 टेल्स वाला दानव सौंपने आया था, फिर भी इंद्रा जड़ से समस्या खत्म करना चाहता था। उसकी दोनों आंखें एकदम चमकी और एक बिजली जो मिनातो के रिफ्लेक्सेस से भी तेज थी सीधे उसके शरीर पर गिर पड़ी। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और वो फ्लाइंग थंडर गॉड भी इस्तेमाल नहीं कर सका। इंद्रा तेजी से आगे बढ़ा। मिनातो समझ चुका था कि आज यही उसकी आखिरी लड़ाई है, लेकिन ठीक उसी पल एक जबरदस्त फायर स्टॉर्म अटैक सीधा इंद्रा की तरफ आया। इमरजेंसी में ओबीतो प्रकट हुआ और मिनातो की जान बचा ली। ओबीतो के साथ साथ अशुरा भी था, वही जिसे उसने पहले सील से छुड़ाया था। अशुरा का मकसद बिल्कुल साफ था। उसने सेज आर्ट वुड रिलीज ट्रू 1000 सेवरल हैंड्स को कंट्रोल करके सीधे डिमोनिक स्टैच्यू पर हमला करने की तैयारी कर ली। उसका मानना था कि अगर डिमोनिक स्टैच्यू नष्ट हो गया तो इंद्रा का सपना भी वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इंद्रा ने सिर्फ अपनी बाईं आंख की जुत्सु फ्लावर फ्लो का इस्तेमाल किया और उसी पल सच्चे पेड़ हजारों हाथों की पूरी जीवन शक्ति निचुड़ गई। वो एक सूखे मरे हुए पेड़ में बदलकर डिमोनिक स्टैच्यू के सामने टूटकर गिर पड़ा। इसके बाद इंद्रा ने ब्लैक जेत्सु को आदेश दिया कि वो अशुरा को जकड़ ले। खुद वो ओबीतो की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसके हिसाब से ओबीतो की मौजूदगी सबसे बड़ा खतरा थी और उसे जितनी जल्दी हो सके मिटाना जरूरी था। ओबीतो और मिनातो चाहते तो उसी वक्त फ्लाइंग थंडर गॉड से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने रुककर
बाकी शिनोबीज को अमेगा कुरे में इकट्ठा होने के लिए वक्त देना चुना। इंद्रा दौड़ता हुआ उनकी ओर आया। उसके हाथ में एक विशाल सोल शेकिंग तलवार जमने लगी। अशुरा जोर से चिल्लाया, ओबीतो, इंटेंजिबिलिटी मोड में मत जाना, ये तलवार सीधे आत्मा पर वार करती है। लेकिन इंद्रा इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी जानता था। उसने तलवार का रुख एकदम मिनातो की तरफ मोड़ दिया। मिनातो भागने के लिए फ्लाइंग थंडर गॉड इस्तेमाल करने ही वाला था कि अचानक उसके शरीर पर लगाया गया जेनजुत्सु एक्टिव हो गया। वो एक पल के लिए हिल भी नहीं पाया और जब सोल शेकिंग तलवार उसके सीने को भेदने ही वाली थी, ओबीतो ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना सामने आकर इंटेंजिबिलिटी मोड एक्टिव किया और तलवार सीधे उसके आर पार हो गई। इंद्रा ने संतुष्ट होकर मुस्कुराकर कहा, यही तो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। आत्मा की गहराई तक पहुंचने वाला दर्द ओबीतो को चीखने पर मजबूर कर देता है। इंद्रा उसकी आत्मा निकालने ही वाला था, तभी अशुरा में जबरदस्त विस्फोट सी ताकत जागी। उसने एक ही झटके में ब्लैक जेत्सु की पकड़ तोड़ दी और इंद्रा की पूरी बाईं भुजा काट डाली। साथ ही मिनातो पर लगा जेनजुत्सु भी टूट गया। बिना एक सेकंड गंवाए मिनातो, ओबीतो और अशुरा को साथ लेकर फ्लाइंग थंडर गॉड से वापस अमेगा कुरे पहुंच गया। पीछे इंद्रा ठंडे चेहरे के साथ खड़ा रहा। उसने पीछा नहीं किया क्योंकि उसे यकीन था कि ओबीतो की आत्मा इतनी बुरी तरह टूट चुकी है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। उधर ओबीतो बेहोश हो चुका था। उसका रिनेगन धारी शरीर भी बिखरना शुरू हो गया था। अशुरा ने अपना फैसला ले लिया। अपने दाहिने हाथ की आत्मिक शक्ति को ओबीतो के शरीर में ट्रांसफर कर दिया। जोखिम बहुत बड़ा था, उल्टा वार पड़ सकता था, लेकिन ओबीतो को बचाने का यही एक रास्ता था। उसी समय टेन टेल्स पूरी तरह पुनर्जीवित हो चुका था। इंद्रा अब उसका जिंचुरिकी बन चुका था और अब तक का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व। 5वां निंजा महान युद्ध अब शुरू होने वाला था। इंद्रा बतौर टेन टेल्स का जिंचुरिकी उस पर एक डिवाइन ट्री का बीज भी बो चुका था। दूर एक पहाड़ के किनारे आराम कर रहा मादारा इस पल को साफ महसूस कर चुका था। उसी वक्त उसे पहाड़ की तलहटी में कोनोहा के कुछ निंजा तेजी से भागते हुए दिखे। वो आसमान से नीचे उतरा और उनका रास्ता रोक लिया। किधर? उसने सवाल किया। काकाशी जानता था कि नारुतो और मादारा के बीच समझौता हो चुका है, इसलिए उसने सच सच सारी बात बता दी। पूरा गांव अमेगा कुरे में इकट्ठा हो रहा है टेन टेल्स के जिंचुरिकी के खिलाफ आखिरी जंग के लिए। ये सुनते ही मादारा समझ गया कि ये सब नारुतो की योजना है। उसने फैसला किया कि पहले जाकर वो खुद उस टेन टेल्स के जिंचुरिकी से मिलेगा। उसके साथ काकाशी भी गया, हालांकि वो गया कम और मजबूर ज्यादा किया गया। इधर दूर आकाश की ओर देखते हुए इंद्रा भी उन्हें महसूस कर चुका था। उसे पता चल गया था मादारा और काकाशी दोनों आ रहे हैं। काकाशी ने अपनी बाईं आंख से 1000 मीटर दूर खड़े इंद्रा पर फोकस किया और दोजुत्सु क्लोन बैटल सिमुलेशन को एक्टिव किया। ये जुत्सु सामने वाले से एक वर्चुअल कॉम्बैट सिमुलेशन करता है। सिर्फ कुछ सेकंडों में ही काकाशी और इंद्रा के बीच 100 से ज्यादा सिमुलेटेड लड़ाइयां हो चुकी थीं। नतीजा देखकर उसके माथे पर ठंडा पसीना उतर आया। उसने तुरंत मादारा को चेताया, इसकी लेफ्ट आई से सावधान रहो, ये दूर से ही इंसान की लाइफ फोर्स खींच सकती है। जहां तक दाईं आंख की बात थी, वो उसकी ताकत समझ ही नहीं पाया क्योंकि इंद्रा ने अभी तक अपनी दूसरी आंख इस्तेमाल ही नहीं की थी। अचानक इंद्रा ने 2 उंगलियों से सील बनाई और सीधा मादारा और काकाशी की तरफ टेन टेल्स बीस्ट बम चला दिया। मादारा ने फायर रिलीज ग्रेट फायर एनिहिलेशन छोड़ा जो बीस्ट बम से टकराया और फिर फायर रिलीज ग्रेट फायर बॉल से उसकी दिशा को बदल दिया। इंद्रा हल्के से मुस्कुराया, मेरे रीइंकार्नेशन से यही उम्मीद थी। ये कहते हुए आगे बढ़ते बढ़ते उसने अपनी 6 आंखों से एक साथ आमातेरस फायर डोमेन छोड़ दिए। पूरी जमीन पल भर में ही काले शोले के समुद्र में बदल गई। मादारा और काकाशी दोनों ही अब उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसे देख मादारा ने सुपर एडेड वेट रॉक जुत्सु हेवनली फॉलिंग मीटियर के ऊपर एक्टिव किया। काकाशी हैरान होकर बोला, ये नीचे गिरा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंद्रा ने एक वुड शील्ड खड़ी करके उस सुपर हेवी मेटियोर को भी रोक लिया। फिर उसने अपनी 6 पाथ्स स्टाफ घुमाई और एक घोर काली 6 पाथ्स लाइटनिंग सीधे उनके खड़े होने की जगह पर गिरा दी। मादारा को खतरा महसूस हुआ, लेकिन बचने का समय नहीं मिला। तभी काकाशी उसे पकड़कर इंटेंजिबिलिटी मोड में ले गया। इतने खतरनाक दुश्मन के सामने अब मादारा को भी टीम वर्क का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अगली ही पल जो नजारा सामने आया वो था 6 पाथ्स सुसानो मादारा उत्तेजना में हंस पड़ा। यही तो मैं चाहता था। उसने और उसका लिम्बो क्लोन दोनों ने एक साथ सुसानो खोल दिया। साथ ही काकाशी मादारा के सुसानो के अंदर मौजूद था। इंद्रा ने अपनी विशाल तलवार घुमाई। 3 लिम्बो क्लोन के सुसानो एक एक करके टूट गए। जैसे ही वो चौथे क्लोन पर वार करने वाला था, मादारा और उसका क्लोन अचानक एक दूसरे से स्वैप हो गए। मादारा ने दोनों हाथों से इंद्रा के सुसानो की कलाई जकड़ ली। उसी पल पास से काकाशी ने इंद्रा के सुसानो के माथे पर सीधा कामुई चला दिया। मादारा की दोनों आंखें चमकी। क्लोन उस गैप से अंदर घुसा और जोरदार वार से इंद्रा को उसके सुसानो से बाहर फेंक दिया। इंद्रा जोर से हंसा। दूर से कंट्रोल करते हुए उसने अपने 6 पाथ्स सुसानो की तलवार से सीधा मादारा के सुसानो के माथे में छेद कर दिया। मादारा का सुसानो हवा में ही बिखर गया। लेकिन काकाशी और मादारा दोनों इंटेंजिबिलिटी मोड की वजह से बाल बाल बच गए। तभी मादारा ने एक हैरान कर देने वाली रणनीति रखी। उसका सुसानो फिर से जल उठा और उसने काकाशी को अपने सुसानो
सुसानो की हथेली पर खड़ा कर दिया। फिर वो आसमान की ओर उड़ गया और लिम्बो क्लोन के साथ लगातार स्वैप करता रहा ताकि इंद्रा उसके हमले मिस करता रहे। करीब पहुंचते ही उसने काकाशी को सीधा इंद्रा के सुसानो के सिर की तरफ उछाल दिया। इंद्रा का पूरा ध्यान अब काकाशी पर था। एक जैसी चाल में मैं 2 बार नहीं फंसता। उसने अपने पीछे मौजूद सभी ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स चला दिए, लेकिन वो सब इंटेंजिबिलिटी मोड के वजह से आर पार निकल गए। काकाशी पूरे समय इंटेंजिबिलिटी मोड में रहा। वो सीधा इंद्रा के अपने स्पेस क्यूब के अंदर घुस गया और अपना हाथ सीधे इंद्रा की तरफ बढ़ाया। इस पर पहली बार इंद्रा घबरा गया। उसने झट से अपनी 6 पाथ्स स्टाफ घुमाकर वार किया, लेकिन वो भी हवा की तरह आर पार हो गई। तभी काकाशी की बांह बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसने इंद्रा की बांह पकड़ ली और दोनों आंखों से एक साथ कामुई चला दिया। लग रहा था अब खेल खत्म है, लेकिन आखिरी पल में इंद्रा ने अपनी ही बाईं भुजा काट दी और कामुई से छलांग लगाकर खुद को बाहर खींच लिया। शक्ति के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से काकाशी सीधे उस वर्चुअल स्पेस के अंदर घुटनों के बल गिर पड़े। उसके मन में बस यही चल रहा था, अगर ये ओबितो होता तो अब भी जरूर सफल हो जाता। मैं अभी भी बहुत स्लो हूँ। इस बीच मादारा ने लिम्बो बॉर्डर जेल एक्टिवेट किया। लिम्बो क्लोन की ताकत से काकाशी को बाहर निकाल लिया। इंद्रा मुस्कुराया, बेहद संतोष में। अनंत त्सुकुयोमी से पहले का ये मूर्खों वाला शो अच्छा था, पूरा एंजॉय किया मैंने, लेकिन अब पर्दा गिराने का वक्त आ गया है। उसकी बाईं आंख अचानक फोकस हुई और उसने काकाशी पर वुड फ्लावर ड्रेन नाम की टेक्निक लॉन्च कर दी। मादारा को कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत लिम्बो क्लोन से जगह बदली और आकर काकाशी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही वो उस हमले की चपेट में आया, उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा। काले बाल पल भर में धूसर सफेद हो गए। काकाशी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने फौरन मादारा को अपने कामुई स्पेस में खींच लिया। जब इंद्रा आखिरी वार करने ही वाला था, तभी 10 टेल्ड बीस्ट की पूंछें जमीन में धंसकर एक डिवाइन ट्री में बदल गईं। यह दृश्य देखकर इंद्रा का पूरा ध्यान उसी पर चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर एक व्हाइट जेत्सु ने आगे बढ़कर काकाशी को बचा लिया। वैसे भी अब इंद्रा को उन 2 कीड़ों से कोई मतलब नहीं था। उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ अमृता की ताकत थी। अनंत त्सुकुयोमी शुरू होने ही वाला था। उधर नारुतो आखिरकार सास्के के साथ वापस अमेगाकुरे पहुंच चुका था। अब उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी यही थी, इंद्रा के इन्फिनिटे त्सुकुयोमी से कैसे बचा जाए। हालांकि 6 तो मोई रिनेगन का सुसानो उस रोशनी को रोक सकता था। हालांकि वहां केवल नारुतो और सास्के ही मौजूद थे और वे दोनों सुसानो का उपयोग करने वाले थे। इतने में सारे निंजा कवर नहीं हो सकते थे। तभी बेहोशी में पड़ा ओबितो होश में आया और सबकी आंखें फटी रह गईं। उसकी दोनों आंखें अब 6 तोमोए रिनेगन बन चुकी थीं। टोबिरामा चौंक गया। एडो टेंसे के अंदर रहते हुए भी क्या आंखों का एवोल्यूशन हो सकता है? ओबितो खुद भी हैरान था। असल वजह यह थी कि पहले जब आशुरा ने उसकी आत्मा को ठीक किया था, तो गलती से इंद्रा और आशुरा दोनों की आत्मा की ताकतें उसके शरीर में समा गई थीं। सब लोग खुश हो गए। अब उनके पास 3 जोड़ी आंखें थीं जो अनंत त्सुकुयोमी को रोक सकती थीं। लेकिन तभी ओबितो ने एक और धमाका कर दिया। शायद 4 जोड़ी भी हो सकती हैं। उसने मादारा को अपने स्पेस से बाहर निकाल लिया। अब मादारा के मुंह पर जो कभी सास्के का चेहरा बना था, वो पूरी तरह गायब हो चुका था। मौत के बिल्कुल कगार पर आकर सास्के की कोशिकाएं खुद ही उसके शरीर के साथ पूरी तरह फ्यूज हो चुकी थीं। जो जीवन शक्ति उससे छीनी गई थी, वो न सिर्फ पूरी तरह लौट आई थी, बल्कि उसकी रिनेगन आंखों में भी तोमोई उभर चुके थे। इसी पल इंद्रा ने दिव्य शक्ति को अब्सॉर्ब कर लिया और आखिरकार अनंत त्सुकुयोमी एक्टिवेट कर दिया। एक भयानक सफेद रोशनी धरती के हर कोने को निगलने लगी। किरिगाकुरे में मौजूद नारुतो, सास्के, ओबितो और मादारा चारों अलग अलग कोनों पर बैठ गए और मिलकर उन्होंने 4 पिलर डिवाइन अरे खड़ा कर दिया। ये जटिल तकनीक सिर्फ 6 पार्ट के 4 स्तर के योद्धा मिलकर ही कर सकते थे। अनंत त्सुकुयोमी की रोशनी एकदम परफेक्ट तरीके से गांव के बाहर रोक दी गई, लेकिन गांव के बाहर मौजूद बाकी सारी दुनिया अब अनंत त्सुकुयोमी के अंदर फंस चुकी थी। दूर से ये सब देखकर ब्लैक जेत्सु को लगा कि उसकी साजिश कामयाब हो गई। वो चुपचाप पीछे से इंद्रा के पास गया, पीछे से हमला करने के इरादे से, लेकिन अगली ही सेकंड सब उल्टा हो गया। इंद्रा पहले ही पलट चुका था और उसने ब्लैक जेत्सु का हाथ पकड़ लिया। आखिरकार कागुया को वापस लाने की उसकी 1000 साल पुरानी साजिश नाकाम हो गई। उसे चिबाकू टेंसे में सील कर दिया गया। फिर इंद्रा ने दूर अमेगाकुरे की तरफ देखा। आज के सबसे ताकतवर निंजा बस उसी छोटे से गांव में इकट्ठे हैं और वो पूरी रफ्तार से उसी तरफ दौड़ पड़ा। हिनाटा ने अपने टेंसेगन के जरिए उसकी मूवमेंट देख ली। उसने तुरंत नारुतो को बता दिया। नारुतो को भी यकीन नहीं हो रहा था। 1000 सालों का मास्टरमाइंड ब्लैक जेत्सु खुद फंस गया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंद्रा से फुल फोर्स में टकराव। आसमान फटने जैसी जोरदार आवाज गूंजी। दिव्य शक्ति के सहारे इंद्रा सीधा शिनोबी अलायंस के सामने आ गिरा। भयानक सोनिक ब्लास्ट के प्रेशर से वो खुद भी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। ये था मादारा का लिम्बो क्लोन अटैक। अब उसके लिम्बो क्लोन की गिनती 8 तक पहुंच चुकी थी। इंद्रा ने फिर से मादारा पर वुड फ्लावर ड्रेन चला दिया। मादारा का शरीर पल भर में बूढ़ा हो गया, पर अगली ही सेकंड में वो फिर पहले जैसा हो गया। हालांकि एक लिम्बो क्लोन गायब हो चुका था। ये वही नई ताकत थी जो उसे तोमोए रिनेगन एक्टिव करने के बाद मिली थी। जब असली शरीर पर जानलेवा वार पड़ता है
तो लिम्बो क्लोन उसकी जगह जाकर खत्म हो जाता है और असली शरीर को 1 मिनट की अमृता मिल जाती है। जैसे ही इंदिरा ने ये बात समझी, उसने सीधा निशाना लिम्बो क्लोन पर साधा। लेकिन मादारा कोई कम नहीं था, उसने उसी पल अमर असली शरीर को हमले में फंसे लिम्बो क्लोन से स्वैप कर लिया। इंदिरा का वार खाली गया और सामने से एक जबरदस्त फायर रिलीज, ग्रेट फायर एनाइलेशन, सीधे उस पर आकर फटा। इसके बाद बाकी 7 लिम्बो क्लोन एक एक करके इंदिरा पर टूट पड़े और तभी मादारा ने अपनी एक सीक्रेट स्किल भी इस्तेमाल की। उसने अपने पीछे मौजूद चारों होकागे को लिम्बो स्पेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब वो ना तो यिन यांग रिलीज से मिटाए जा सकते थे और ना ही वहां ग्रेविटी उन पर असर डाल रही थी। मिनातो मौके के लिए तैयार था। उसने एक रासेगन सीधा इंदिरा की पीठ पर दे मारा। घूम कर देखता है तो उसे एहसास होता है चारों होकागे असल दुनिया में नहीं बल्कि लिम्बो स्पेस में मौजूद हैं। गुस्से में इंदिरा ने एक साथ तोबिरामा और हिरुजेन का सिर पकड़ लिया और अपनी हथेलियों से ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स छोड़ने ही वाला था। तोबिरामा को खतरा समझ आ गया। आखिरी पल में मिनातो ने हिरुजेन को तो बचा लिया, लेकिन तोबिरामा को बचाना अब संभव नहीं था। तभी मादारा ने एक लिम्बो क्लोन को तोबिरामा से स्वैप कर दिया। वार उस क्लोन पर पड़ा और वो वहीं खत्म हो गया। तोबिरामा बच गया, लेकिन उसका चेहरा उलझन से भर गया। वो मुझे बचा रहा था। अपने साथी को मरते देख हाशिरामा भड़क उठा। उसने सेज आर्ट वुड रिलीज ट्रू 1000 सेवरल हैंड्स निकाला। लिम्बो स्पेस के ऊपर हजारों हाथों वाला बुद्ध प्रकट हो गया। इंदिरा ने ट्रुथ सीकिंग ऑनर्ब्स को एक ऑल डायरेक्शनल डिफेंस शील्ड में बदल दिया। टकराव इतना जबरदस्त था कि उस शील्ड में भी दरारें पड़ गईं। मादारा का तलवार रूप भी लिम्बो स्पेस के अंदर पहुंचा और उसने हेवनली फॉल मीटियर फॉर्मेशन चला दी। बाहर की दुनिया के लिए सब कुछ गायब हो चुका था, लेकिन हवा में एक विशाल उल्का पिंड उतर रहा था। दोहरे हमले के साथ इंदिरा जमीन के गहरे तल तक जा गिरा। फिर लिम्बो स्पेस खत्म हुई और सब लोग फिर बाहरी दुनिया में लौट आए। उधर कोनोहा का नीला दानव पहले से ही तैयार खड़ा था। अब 8 गेट खोले माइट गाय की बारी थी इंदिरा से आमने सामने की लड़ाई के लिए। इंदिरा की आंखें चमक उठी। आखिरकार कोई दिलचस्प आया। गाय ने इवनिंग एलिफेंट छोड़ा, लेकिन इंदिरा एक पल में उससे बच गया। गाय ने तुरंत घूमकर 3 ताबड़तोड़ पंच मारे। तीसरा वार जाकर उसे लगा, लेकिन इंदिरा उस उथल पुथल भरे वायु प्रवाह में भी ऐसे खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। गाय हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना ताकतवर भी हो सकता है। वो झुक गया, शरीर को लपेटता हुआ। अब उसकी आखिरी चाल आने वाली थी। नाइट गाय एक दहाड़ के साथ उसकी चक्रा एक खून रंगे ड्रैगन में बदल गई। वहां मौजूद हर शिनोबी सांस रोककर देखने लगा। चरम सीमा तक पहुंचते ही वो उस लाल प्रचंड ड्रैगन के साथ सीधे इंदिरा की ओर टूट पड़ा। दबाव इतना ज्यादा था कि इंदिरा हिल भी नहीं पा रहा था। उसने जोर लगाकर एक पंच से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अजीब तरीके से मुड़ गया। वो सन्न रह गया। स्पेस मुड़ गई है। और उसी पल नाइट गाय सीधा इंदिरा के सीने में धंस गई। लाल ड्रैगन उसे घसीटता हुआ दूर ले गया। रास्ते भर चिंगारियां और बिजली बिखेरते हुए लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर वो रुका। गाय की दाहिनी टांग राख बनकर बिखर चुकी थी। तभी नारुतो वहां पहुंचा और घायल गाय को तुरंत युद्ध क्षेत्र से दूर ले गया। अब जो बचा है वो हम संभाल लेंगे। थोड़ी देर बाद इंदिरा का टूटा फूटा शरीर फिर से अपनी असली हालत में लौट आया, लेकिन उसकी शक्ति अब पहले से काफी कम हो चुकी थी। नारुतो, हाशिरामा और हिनाता तीनों एक साथ आगे बढ़े। दूर खड़ा साकुरा उनकी पीठ को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और घायल शिनोबिस के इलाज के लिए अनजख्म बचे लोगों को समन कर लिया। अचानक इंदिरा ने हाशिरामा पर वुड फ्लावर ड्रेन चला दिया। उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम होने लगी। दूरी ज्यादा होने की वजह से उसका स्पेस स्वैप इंदिरा तक नहीं पहुंच पा रहा था। बिना एक पल गंवाए नारुतो ने उसे इशारा किया कि वही तकनीक उसी पर इस्तेमाल कर दे, वो खुद ठीक हो जाएगा। अगले ही पल हाशिरामा पर पड़ रही मौत की मार नारुतो पर शिफ्ट हो गई। नारुतो का शरीर तुरंत बूढ़ा पड़ गया। अब उसे अपनी आंखों से एहसास हो गया, ये तकनीक कितनी डरावनी है। पास खड़ी हिनाता घबरा गई। उसने फौरन गोल्डन व्हील रीइंकार्नेशन ट्रूथ सीकिंग स्टाफ स्ट्राइक चला दी। इंदिरा ने अपनी 6 पाथ स्टाफ से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो स्टाफ टूट गई। इंदिरा ने शरीर को बचाने की कोशिश की, फिर भी उसका दायां हाथ कट गया। अटैक के बाद हिनाता अचानक चक्कर खाकर नीचे गिरने लगी। नारुतो तुरंत आगे आया और उसे थाम लिया, फिर उसे कोनन के हवाले कर दिया। हिनाता इतनी कमजोर इसीलिए थी क्योंकि वो 1 महीने की गर्भवती थी और उसके पेट में एक बेटी पल रही थी। क्या वाकई बोरुतो का जन्म ही नहीं होने वाला था? नारुतो वापस मैदान में लौटा तो उसने ओबितो द्वारा दिया गया फल खा लिया और उसकी पूरी जीवन शक्ति वापस आ गई। उधर इंदिरा का कटा हुआ हाथ भी दोबारा उगने लगा। उसने दूर से ही अपना हाथ उठाया और आमा तेरस की काली ज्वालाओं से बनी हुई तीखी काली भाले नारुतो के पैरों के नीचे से बाहर निकलने लगी। नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड से तुरंत वो इलाका छोड़ दिया। फिर 4 पूंछ के चक्र से उसने एक लावा स्टाइल सुपर बिग बॉल रासेन शूरिकेन बनाया। बाएं आंख के ओकुनिनुशी से
उसने उसकी सैकड़ों कॉपी बना दी और सबको एक साथ इंद्रा की ओर फेंक दिया। इंद्रा समझ चुका था ये कॉपी करने वाली ताकत नारुतो की बाईं आंख की है। उसने ट्रुथ सीकिंग ऑनर्ब्स से अपने चारों ओर 3 लेयर का सिक्योर डिफेंस खड़ा कर लिया। सैकड़ों लावा शूरिकेन एक साथ फटे, आसमान तक लाल हो उठा। उसी वक्त सामने खड़ा हाशिरामा अपने 6 पाथ्स सुसानो में गया और इस विस्फोट के बीच इंद्रा पर एक डार्क हेवेनली ठंडर दे मारा। काली बिजली ने ट्रुथ सीकिंग शील्ड को तोड़ते हुए सीधा इंद्रा के आर पार कर दिया। इंद्रा ने दर्द झेलते हुए आमा तेरस सब्स्टिट्यूशन जुत्सु चला दिया। उसका शरीर काली आग में बदल गया और असली शरीर दूर प्रकट हो गया। मौका हाथ से नहीं जाने देते हुए नारुतो ने एक और अल्ट्रा टेल्ड बीस्ट बॉल रासन शूरिकेन फेंक दिया। लगातार हमलों के दबाव में 10 टेल्स की ताकत इंद्रा के शरीर से बाहर खींचने लगी। दूसरी तरफ नारुतो ने अपने लोगों से कहकर ब्लैक जेत्सु को भी आजाद करवा लिया, क्योंकि उसका आखिरी मकसद था कागुया को दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी बनाकर भविष्य के देवताओं से लड़ना। अब इंद्र चारों तरफ से घिर चुका था। नारुतो, हाशिरामा, हिनाटा और सास्के चारों के लगातार हमलों में वो हाँफने लगा, दबाव में आ गया। और तभी नारुतो ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने ओकुनिनुशी से अशुरा ऑर्बियस की सैकड़ों जोड़ियां कॉपी बनाई और सबको एक साथ इंद्रा की तरफ उछाल दिया। हजारों किलोमीटर दूर ब्लैक जेत्सु ने भी ये नजारा देखा और ठीक उसी पल इंद्रा के कंधे पर कुछ उभरना शुरू हो चुका था। इस वक्त इंद्रा की ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसके कंधे पर गहरी काली ऊर्जा उभरने लगी और जमीन के भीतर से चक्र लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था। वो जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए दहाड़ उठा। तभी नारुतो की आंखों में चमक आ गई। अंततः इंद्रा निगल लिया गया और कागुया एक बार फिर अत्याचारी भगवान के रूप में सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो गई। भूतकाल में लौटने के बाद अब आखिरकार नारुतो को कागुया से सीधी भिड़ंत करनी थी, पर उसने सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में कागुया पहले से 2 गुना शक्तिशाली हो चुकी होगी। वो आगे बढ़ा और बातचीत के जरिए उसके दिमाग में एक बीज बोने की कोशिश की। नारुतो अच्छी तरह जानता था कि जिन लोगों से कागुया सबसे ज्यादा डरती है वो देव स्तरीय योद्धा जिन्होंने उसके भविष्य को तबाह किया था। कागुया ने उसकी तरफ देखा और नोटिस किया कि उसके शरीर से बेहद घना चक्र बह रहा था, यहाँ तक कि वो हागोरोमो से भी कम नहीं लग रहा था। नारुतो की बातें भले ही असरदार थीं, लेकिन कागुया पहले ही तय कर चुका था कि वो अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा। आखिरकार उनकी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद कागुया ने अमेनो मिनाका का उपयोग करते हुए पूरे स्पेस को खींचकर लावा डायमेंशन में ट्रांसफर कर दिया। चारों में से सिर्फ मादारा ने कभी नारुतो की यादें नहीं देखी थीं। क्या इसने सच में एक पूरा स्पेस सीधे समन कर लिया है? चारों लोगों में से सिर्फ सास्के नीचे लावा की तरफ गिरने लगा, लेकिन पहले की तरह नारुतो ने ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब से एक डिस्क बनाकर उसे संभलने की जगह दे दी। उधर ब्लैक जेत्सु ने पलटकर कागुया को सलाह देनी शुरू कर दी। उनका पहला टारगेट तय हुआ, सास्के। तभी कागुया के लंबे बाल अचानक सैकड़ों नुकीले सुइयों की तरह बदल गए और उसके बाद उसने 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक चला दी। हाथी जैसी ताकत वाले अनगिनत मुक्के उनकी ओर बरसने लगे। पर इस जन्म में नारुतो की स्पीड अतुलनीय थी। उसने थंडरस 8 ट्राइग्राम्स डिवाइन फिस्ट से जोरदार पलटवार किया। पिछले जन्म में इसी लावा स्पेस में नारुतो का 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक से सीधा टकराव हुआ था और वो उड़कर दूर जा गिरा था। लेकिन इस बार उल्टा हुआ, कागुया के मुक्कों की बौछार ही पीछे ढकेल दी गई। नारुतो ने राहत की सांस ली। हालांकि वो ऊपरी हाथ में था, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कागुया अभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा था और उसने खुद अपनी आखिरी ताकत तक झोंक दी थी। तभी अचानक कागुया ने चारों की तरफ ओल किलिंग ऐशबोन दाग दी। नारुतो की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। सास्के बहुत संभल कर, एक बार भी लग गई तो शरीर का नाम निशान मिट जाएगा। सब पूरी ताकत से बचने लगे, लेकिन साफ था कि कागुया खास तौर पर सास्के को ही निशाना बना रहा था। कई ऑल किलिंग ऐशबोन सीधी उसकी ओर आई। लगभग उसका हर बचने का रास्ता बंद हो गया। तभी मादारा ने उससे जगह बदलने को कहा। अगले ही पल ऑल किलिंग ऐशबोन मादारा के सीने से आर पार हो गई और दूर खड़ा एक लिम्बो क्लोन उसकी जगह खत्म हो गया। मादारा ने तुरंत कागुया पर लिम्बो बॉर्डर जेल चला दी। वो सामने से उड़कर दूर जा गिरे, लेकिन जिस दिशा में वो गई वो ठीक सास्के के ऊपर थी। यही सही मौका था उसे खत्म करने का। कागुया ने योमोत्सु हिरासाका का इस्तेमाल करते हुए एक और ऑल किलिंग ऐशबोन बिल्कुल सटीक रूप से सास्के पर मार दी। उसका शरीर पल भर में चूर चूर होकर राख में बदल गया। ये देखकर नारुतो पागलों की तरह आगे बढ़ा और कागुया को जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने पास खड़े ओबितो से कहा कि वो टाइम रिवर्स जुत्सु चलाए। समय पलट गया और सास्के फिर से वहीं खड़ा था। हालांकि उस पल की पीड़ा अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। नारुतो को खुद यकीन नहीं हो रहा था। जो ऑल किलिंग ऐशबोन कभी कागुया के लिए बेहद भारी तकनीक थी, अब वो उसे ऐसे इस्तेमाल कर रहा था जैसे कुछ भी न हो। जैसे ही सास्के की वापसी हुई,
ब्लैक जेत्सु ने फिर से कागुया को उकसाया। अब अगला टारगेट था ओबितो। इस बार उसने फिर वही तरीका अपनाया, योमोत्सु हिरासाका और ओनल किलिंग ऐश बोन को साथ मिलाकर ओबितो पर दाग दिया। लेकिन ओबितो पहले से ही अपने इंटेंजिबल मोड में जा चुका था। जब ये भी फेल हुआ तो ब्लैक जेत्सु ने सलाह दी कि अब सभी को एसिड ओशन डायमेंशन में भेज दो। नारुतो के अंदर एक बुरी आशंका ने जन्म लिया। स्पेस ट्रांसफर होने से पहले ही उसने सबको सुसानो एक्टिवेट करने का आदेश दे दिया। हालांकि सुसानो कुछ देर के लिए एसिड की बारिश से बचा सकता था, मगर ऐसे ही चलता रहा तो सबकी मौत तय थी। बिना एक पल गंवाए नारुतो ने ओबितो से कहा कि सभी को कामुई डायमेंशन में ट्रांसफर कर दे। इससे वो फिलहाल खतरे से निकल तो गए, लेकिन असली दुनिया में वापस लौटने के लिए उन्हें फिर उसी एसिड ओशन से होकर जाना पड़ता। उधर कागुया खुद को ओरिजिनल स्फीयर डायमेंशन में ले गई। वहीं ब्लैक जेत्सु ने उसे सुझाव दिया कि इसी मौके पर वह टेंसेगन को जगा ले। इसलिए अब उनका निशाना चांद पर मौजूद वो व्यक्ति था जिससे ये शक्ति हासिल की जा सकती थी। दूसरी तरफ नारुतो और बाकी तीनों ने मिलकर बाहर निकलने की योजना बनाई। ओबितो कामुई के जरिए कई बार स्पेस बदलते हुए आखिर उस जगह पहुंच ही गया जहां कागुया मौजूद थी, लेकिन सीधे बाहर लौटना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसे वहीं रहकर बाहर से बुलाए जाने का इंतजार करना पड़ा। इधर बाहर मौजूद कोनन और उसके साथियों ने कागुया का चक्र महसूस किया, लेकिन नारुतो और बाकी लोग नजर नहीं आए। इससे उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने रिवर्स समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल किया और नारुतो को वापस बुला लिया। नारुतो ने जोश में उनकी तारीफ की, बढ़िया काम किया। फिर उसी तरह उसने सास्के और बाकी सबको भी वापस बुला लिया। उधर चांद पर कागुया ने टोनेरी का चक्र चूस चुकी थी और एक चमकदार नीली रोशनी के साथ उसका टेंसेगन जाग उठ चुका था। नारुतो का खून भी उबल चुका था। असली लड़ाई का सेकंड हाफ अब शुरू होने वाला था। भूतकाल में जाकर कागुया से होने वाली ये जंग अब अपने और भी खतरनाक मोड में दाखिल हो चुकी थी। टेंसेगन एक्टिव होते ही कागुया चांद से धरती पर लगातार उल्का पिंड बरसाने लगी। नारुतो, सास्के, मादारा और ओबितो बस मजबूरी में उन अनगिनत उल्काओं को नष्ट करते जा रहे थे। तभी ओबितो ने उस जगह पर जहां कागुया कुछ वक्त पहले मौजूद थी अपनी टाइम रिवर्सिंग टेक्निक इस्तेमाल की। वक्त 10 मिनट पीछे चला गया और कागुया जबरदस्ती वापस धरती पर खींच ली गई। चारों ने तुरंत उसे घेरकर हमला बोल दिया, लेकिन स्थिति समझते ही कागुया ने स्पेस बदलकर सबको अल्ट्रा ग्रेविटी डायमेंशन में भेज दिया। उस पल नारुतो और बाकी सभी के जिस्म जकड़ गए और वो जबरदस्ती आगे की ओर खींचते चले गए। ये खिंचाव बांशो टेनिन से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। तभी अचानक ओल किलिंग ऐश बोन सीधे नारुतो के चेहरे की तरफ आ रही थी। बचने का वक्त नहीं था। मादारा ने फौरन एक लिम्बो क्लोन खड़ा कर दिया और किसी तरह उस वार को रोक लिया गया। हालांकि इस सुपर ग्रेविटी स्पेस में कागुया भी उसी ताकत के असर में थी। यही मौका था मादारा की जीरो ग्रेविटी लिम्बो डायमेंशन टेक्निक के काम आने का। उसने चारों को उस लिम्बो डायमेंशन में शिफ्ट कर दिया। वो स्पेस सिर्फ 5 मिनट तक ही टिक सकता था, इसलिए अब एक ही रास्ता था, 5 मिनट के अंदर अंदर किसी भी तरह कागुया को दूसरा स्पेस बदलने पर मजबूर करना। सबसे पहले नारुतो ने हमला बोला। उसकी जबरदस्त टक्कर ने कागुया को पीछे उड़ा दिया। फिर मादारा, सास्के और ओबितो ने तीनों तरफ से अलग अलग हमले जोड़े। भले ही कागुया का टेंसेगन सब साफ देख पा रहा था, लेकिन सुपर ग्रेविटी की वजह से उसका शरीर सही प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। फिर भी ये आम हमले उसे स्पेस बदलने के लिए मजबूर करने के लिए काफी नहीं थे। तभी सास्के ने एक खतरनाक आइडिया दिया। उसने नारुतो से कहा कि वह उसके साथ मिलकर 6 पाथ्स सील फॉर्मेशन बनाने का नाटक करे। इसके बाद अमेनो तेजिकारा का इस्तेमाल करके कागुया को उन दोनों के बीच में ला खड़ा कर दिया गया। कागुया को तुरंत एहसास हो गया कि उसे सील किया जा सकता है। खतरा भांपते ही उसने फौरन स्पेस बदलकर सबको आइस डायमेंशन में भेज दिया। उसी पल मादारा की लिम्बो वर्ल्ड अपनी सीमा पर पहुंचकर खत्म हो गई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कागुया की ओल किलिंग ऐश बोन बर्फ की चट्टानों को चीरती हुई सीधे नारुतो और सास्के के चेहरे की ओर बढ़ रही थी। तुरंत नारुतो ने दोनों आंखों से एक साथ स्पेस टेक्निक एक्टिव की और वॉइड रिलीज एब्सोल्यूट इरेजर जुत्सु से उसे मिटा दिया। दूसरी ओर सास्के ने अपनी ब्लैक फ्लेम कंट्रोल तेज कर दी। दोनों किसी तरह बर्फ तोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। अगले ही पल कागुया ने खुद को एक भयानक खरगोश जैसे राक्षसी रूप में बदल लिया। अब ओल किलिंग ऐश बोन बारिश की तरह धरती पर बरसने लगी। उस तूफान से बचना नामुमकिन लग रहा था। मादारा और सास्के दोनों के चेहरे पहली बार सच में हैरान पड़ गए। नारुतो ने दोनों को अपनी तरफ खींच लिया और ऊपर की दिशा में वॉइड रिलीज एब्सोल्यूट इरेजर चला दिया ताकि ऊपर से आ रही ओल किलिंग ऐश बोन को खत्म किया जा सके। ये भयानक बारिश पूरे 10 मिनट तक चलती रही, तभी जाकर थमी। इसके बाद कागुया ने स्पेस बदलकर सबको ट्रुथ सीकिंग ऑनर्ब्स के डायमेंशन में भेज दिया। अचानक नीला नीला चक्र उसकी बांह से होकर लगातार उसके शरीर में भरने लगा। नारुतो के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वो उन लोगों का चक्र खींच रही थी जो इन्फिनिट त्सुकियोमी में फंसे हुए थे। उसे अंदाजा हो गया कि कागुया की फाइनल टेक्निक एक्सपेंसिव ट्रूथ सीकिंग बॉल अब बस आने ही वाली है।
उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। धुएं और ऊर्जा के बीच से कागुया का रूप धीरे धीरे प्रकट हुआ। चारों ने मिलकर आखिरी हमला बोल दिया। ओबितो फौरन पीछे जाकर काकाशी की कामुई रायकिरी का इस्तेमाल कर बैठा। कागुया का एक हाथ और उसके झरने जैसे लंबे बाल स्पेस में खिंच गए, लेकिन उसका बाकी शरीर अब भी हवा में टिका हुआ था। ये देखते ही नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड से फौरन दूरी घटाई और उस पर प्रेतापात से चक्र एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया। कागुया का चक्र लगातार उसके हाथों में भरने लगा, पर तभी कागुया ने दोनों हाथों से नारुतो का गला पकड़ लिया। अब चक्र उल्टा उसकी तरफ खींचने लगा। उसने भागने के लिए फिर से फ्लाइंग थंडर गॉड ट्राई किया, लेकिन बेकार। अब दोनों अपनी अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे का चक्र खींच रहे थे। अचानक चारों तरफ एक चमकदार तारों से भरा आकाश फैल गया। उसी के बीच नारुतो और कागुया आमने सामने खड़े थे। कागुया पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी। वो पूरी तरह भ्रमित थी। तब नारुतो ने उसे समझाया, अगर हम यहाँ आमने सामने खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हम सिर्फ दुश्मन नहीं हैं, अब हमारे बीच एक समझ, एक मंजूरी और एक गहरा जुड़ाव भी है। दिल के किसी कोने में कागुया भी मान चुकी थी। सामने खड़ा ये लड़का आम लोगों जैसा नहीं था, लेकिन उसका अतीत इतना दर्द भरा था कि वो किसी पर भरोसा करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। तभी नारुतो ने मन की बातों से उसे छुआ। उसने उन देव स्तरीय ओत्सुत्सुकी शिबाई का जिक्र किया जिनसे दोनों डरते थे, जिन्होंने उसके भविष्य को तबाह कर दिया था। कागुया हैरान होकर उसे देखने लगी। नारुतो ने उसे अपना भविष्य, अपने फैसले और अब तक किए गए हर काम की सच्चाई बता दी। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि उन लोगों को हरा सकूं जिनसे तुम डरती हो। उसकी सच्चाई और पीड़ा कागुया के दिल को पहली बार हिला गई। तभी नारुतो के भीतर मौजूद उसकी माँ कुशिना भी सामने आई। एक माँ और दूसरी माँ, उन दोनों के बीच का दर्द और प्यार एक दूसरे को बिना शब्दों के समझ पा रहा था। माँ और बेटे के साथ आने के बाद आखिरकार कागुया का दिल पिघल गया। बाहर उसकी एक्सपेंसिव ट्रूथ सीकिंग बॉल धीरे धीरे हवा में घुल गई। दूर खड़ा सासके हल्के से मुस्कुराया। लगता है नारुतो कामयाब हो गया। अब कागुया की आंखों में वो ठंडापन नहीं था, बल्कि एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी। वो एक बार फिर नारुतो पर भरोसा करने को तैयार थी। इसके बाद उसने अपना हेवनली प्रिजन भी खोल दिया और सब वापस असली दुनिया में लौट आए। दूर खड़ा ब्लैक जित्सु सब देख रहा था। उसे समझ आ गया ये उसकी माँ का आखिरी फैसला था।